नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा को लेकर मोदी सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इस संबंध में दायर एक याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। अन्या मल्होत्रा और सोहेल हाशमी की ओर से दायर याचिका में अनुरोध किया गया था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम को रोक दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें काम कर रहे कर्मचारियों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा है। अदालत ने सख्त रुख दिखाते हुए याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बीच इस वजह से कि मजदूर कार्यस्थल पर हैं, इस प्रोजेक्ट को रोके जाने का कोई सवाल नहीं उठता है। अदालत ने कहा यह राष्ट्रीय महत्व का जरूरी प्रोजेक्ट है, यह बेहद अहम है। बता दें ये प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ रुपए का है। केंद्र सरकार की कोरोना टीकाकरण नीति को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से तीखे सवाल किए और उसको कटघरे में खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 45 से ऊपर की पूरी आबादी के लिए केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध करा रही है, लेकिन 18 से 44 साल के लोगों के लिए राज्यों को 50% वैक्सीन दी जा रही है और बाकी प्राइवेट अस्पतालों को दी जा रही है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, LN राव और S रविंद्र भट्ट की बेंच ने कहा कि 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन में प्राथमिकता देने को लेकर आपने तर्क दिया था कि उनकी मृत्यु दर अधिक है, लेकिन दूसरी लहर में ये समूह गंभीर रूप से प्रभावित नहीं है। इस लहर में तो 18 से 44 साल के लोग अधिक प्रभावित हैं। अगर उद्देश्य टीके खरीदना है तो केंद्र केवल 45 से अधिक के लिए ही क्यों खरीदना चाहता है? सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना टीकाकरण का एक स्लॉट प्राप्त करने के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण की अनिवार्य आवश्यकता पर गंभीर चिंता जताई, क्योंकि भारतीय आबादी के एक बड़े वर्ग की अभी तक स्मार्टफोन और इंटरनेट तक पहुंच नहीं है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, आप डिजिटल इंडिया कहते रहते हैं, लेकिन आप जमीनी हकीकत से अवगत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आप निश्चित रूप से पंजीकरण करा सकते हैं, लेकिन आप डिजिटल डिवाइड का जवाब कैसे देंगे? आप उन प्रवासी मजदूरों के सवाल का जवाब कैसे देते हैं जिन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य जाना होता है? कोर्ट ने कहा कि अगर शहरी टीकाकरण केंद्रों में लोगों को वैक्सीन स्लॉट मिलना मुश्किल हो रहा है, तो प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों का भविष्य क्या होगा? न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट ने कहा, यह लोगों के लिए एक वास्तविक डर है। मुझे देश भर के लोगों से संकट के समय फोन आए और उन्हें स्लॉट नहीं मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई कोरोना वैक्सीन की दोहरी कीमतों और खरीद नीति को लेकर कड़े सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या ये केंद्र सरकार की नीति है कि राज्यों को निजी निर्माताओं से टीके खरीदने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने दें और राज्यों यहाँ तक कि नगर निगमों को वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने दिया जाए? वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस तर्क का जवाब देते हुए कि ये नीतिगत मामले हैं, इनमें कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा शक्ति सीमित है, इसके जवाब में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम नीति नहीं बना रहे हैं। 30 अप्रैल को जारी किए गए आदेश में कहा गया है, ये समस्याएं हैं, आप लचीले होंगे। आप केवल ये नहीं कह सकते कि आप केंद्र हैं और आप जानते हैं कि क्या सही है। हर रोज कोरोना संक्रमण के मामले घटकर अब 1.5 लाख हो गए हैं। ये पिछले 50 दिन में सबसे कम मामले हैं। इससे कम मामले 10 अप्रैल से पहले आ रहे थे। देश में 6 मई को सबसे ज्यादा 4,14,000 केस आए थे और अब 25 दिन में ये घटकर करीब 1.5 लाख हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले एक दिन में 1,52,734 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए और 3,128 लोगों की मौत हुई। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 20,26,000 से अधिक हैं। बता दें, पिछले 20 दिनों में ही सक्रिय मामले 43% कम हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी विवाद के बीच अब पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के दिल्ली तबादले के केंद्र के एक तरफा फैसले पर केंद्र और राज्य आमने सामने आ गए हैं। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली भेजने से इनकार कर दिया है। ममता ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर यह साफ किया कि केंद्र इस मामले में एक तरफा फैसला नहीं ले सकता है। उन्होंने केंद्र के इस फैसले को असंवैधानिक और गैर कानूनी करार दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पत्र में लिखा, बंगाल सरकार इस महत्वपूर्ण समय पर अपने मुख्य सचिव को नहीं भेज सकती है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान ने बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की है। ये पूछे जाने पर कि क्या मोदी सरकार में उनका कोई पसंदीदा मंत्री है, अशोक चौहान ने कहा कि केंद्रीय मंत्री और नागपुर के सांसद नितिन गडकरी के बारे में अच्छे शब्द बोले जा सकते हैं। वे वैचारिक मतभेदों के बावजूद अन्य दलों के साथ संवाद बनाए रखते हैं। चौहान ने कहा, वह गलत पार्टी में सही व्यक्ति हैं। उनका महाराष्ट्र के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है, लेकिन उनकी शक्तियों को लगातार कम किया जा रहा है।
महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री और कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने कहा है, कुछ राज्यों में नदियों में तैरते और रेत में पड़े कोरोना पीड़ितों के शवों के दृश्यों ने दुनिया भर में भारत की छवि खराब की है। मोदी सरकार की 7वीं वर्षगांठ पर बोलते हुए उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के लिए भी बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि वो भाजपा के नेता अब कहां गए जो पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी पर सड़कों पर उतर आते थे। अब तो पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गई हैं। मध्य प्रदेश में साल 2019 के हनी ट्रैप मामले को लेकर अब जांच कर रहे विशेष जांच दल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से कहा है कि वो उनके पास रखी वो पेन ड्राइव सौंप दें। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत हैं। इसको लेकर कमलनाथ को एसआईटी ने सीआरपीसी की धाराएं लगाते हुए उन्हें नोटिस भी भेजा है। हालांकि कमलनाथ ने ऐसी किसी भी पेन ड्राइव के होने से इनकार कर दिया। भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि कमलनाथ 2 जून को भोपाल स्थित अपने आवास पर रहें और बयान दर्ज कराएं। इसके अलावा पेन ड्राइव भी सौंपें। बता दें, सितंबर 2019 में भोपाल और इंदौर से 5 महिलाओं और 1 पुरुष को नेताओं और बड़े अधिकारियों को हनी ट्रैप करने और आपत्तिजनक वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पंजाब कांग्रेस में बीते 2 महीने से चल रहा घमासान शिखर पर पहुंच गया है। राज्य कांग्रेस में बिगड़ते हालात को देखकर हाईकमान सक्रिय हो गया है और उसने 3 सदस्यों की एक कमेटी को सभी की बात सुनकर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इस बीच कुल 25 विधायक मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है और हाईकमान की ओर से बनाई गई 3 सदस्यों की कमेटी इस मामले में उनसे बात कर रही है। बताया गया है कि विधायकों से एक-एक करके बात की जा रही है। कमेटी में मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव और पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश रावत और दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पुराने नेता जयप्रकाश अग्रवाल शामिल हैं। गंगा नदी में सैकड़ों शव मिलते रहने की खबरों के बीच अब 2 लोगों द्वारा राप्ती नदी में एक शव को फेंके जाने की वीडियो सामने आई है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद बलरामपुर के स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले की पुष्टि की है और बलरामपुर पुलिस ने भी स्वास्थ्य विभाग के हवाले का जिक्र किया, जिसके बाद मृतक के भतीजे और एम्बुलेंस कर्मी पर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के जुर्म में एफआईआर दर्ज कर ली गई और दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। शव सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ के रहने वाले प्रेमनाथ मिश्र का बताया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार खतरे में आती हुई नजर आ रही है। दरअसल यामीना पार्टी के नफ्ताली बेनेट और एश अतिद के यार लैपिड गठबंधन के बाद सरकार बना सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 12 साल बाद नेतन्याहू सत्ता से बाहर हो जाएंगे। बता दें, कहा जा रहा है कि नेतन्याहू को सत्ता से बाहर करने के लिए दक्षिणपंथी, वामपंथी और लिबरल दल एक साथ आ सकते हैं। इन सभी की विचारधारा तो अलग है, लेकिन उद्देश्य एक है, नेतन्याहू को हटाना। इजराइल के राष्ट्रवादी कट्टरपंथी नेता नफ्ताली बेनेट ने ऐलान किया कि वह एक संभावित गठबंधन सरकार का हिस्सा बनेंगे, जिससे देश में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता खत्म हो सकती है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।